सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, वार्म वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सीए फाइनल ऑडिटिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 3.16। सॉरी फॉर द लॉन्ग ब्रेक्स ड्यू टू दिवाली वेकेशंस एंड आईसीआई का ग्लोपेक आई वाज अनेबल टू रिकॉर्ड द लेक्चर्स। So let's begin with the full जोश and with that अंदाज। पेज नंबर है 3.16 जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था। सो पहला टॉपिक था हमारा ऑडिट एग्जीक्यूशन। इसको कंप्लीटली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे जी, क्योंकि हम लोग एग्जीक्यूशन प्लानिंग को पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्यूशन को पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में, एंड रिपोर्टिंग एस्पेक्ट पढ़ेंगे उसका चैप्टर नंबर 7 में। सो हम यहाँ पे इसको करेंगे चल डिलीट, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको डिलीट। सो अगला जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमारा रहेगा, अगला टॉपिक है जो हमारा रहेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, जिसका नाम है क्या, एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सर भाई ये अनदर ऑडिटर कौन हुआ? एक तो हम ऑडिटर, एक हमारा भाई ऑडिटर, उसका नाम हुआ अनदर ऑडिटर। अभी अनदर ऑडिटर कौन होता है? सपोज एक बढ़िया सा आपके भाई ने एग्जाम्पल बनाया है। ये पैरा रीड ओनली है, आप इसको चाहो तो पढ़ो, चाहो तो मत पढ़ो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सो मैंने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बनाया है, एसए 600 क्यों लेके आए। 5 मिनट के अंदर आपका एसए 600 खत्म, 5 मिनट और एसए 600 खत्म। सो एग्जाम्पल क्या है कि भाई ए लिमिटेड है, उसकी सब्सिडरी है बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। सो एज पर एसए 600 उनको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट, और उसका जो ऑडिटर होगा वो होगा कंपोनेंट ऑडिटर या अनदर ऑडिटर। लेकिन जो ए लिमिटेड है उसका जो ऑडिटर है, जैसा कि मैं, तो आई विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑडिटर। सो एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि भाई ए लिमिटेड मेरी होल्डिंग कंपनी है, सो उसका जो भी ऑडिटर होगा वो कौन होगा, प्रिंसिपल ऑडिटर। बी सी डी लिमिटेड मेरी सब्सिडरीज, ब्रांच और जेवी है, सो उसका जो ऑडिटर है वो क्या होगा, मेरा अदर ऑडिटर। तो ये चीज होगी प्रिंसिपल एंड अदर ऑडिटर, ये ही ज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने सिंपल भाषा में आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। सो आप इसको चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो रीड ओनली करके जाने दो, कोई इश्यू नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है मेरा कि आज मुझे What I have to do is, आज मुझे एक्सेप्टेंस देनी है एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर कि भाई मुझे ए लिमिटेड का ऑडिटर एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड का ऑलरेडी ऑडिटर अपॉइंटेड हो चुका है, लेकिन ए लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट करना बाकी है। और मुझे आया कि भाई तुम ए लिमिटेड का ऑडिटर बनना चाहोगे क्या? तो मुझे ए लिमिटेड का अगर ऑडिटर बनना है तो मुझे कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एज पर एसए 600 बोलता है कि भाई मेरे, जब भी तू प्रिंसिपल ऑडिटर रहेगा तो तुझे कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, और उसकी जो कंपनी की सब्सिडरीज या ब्रांच या जॉइंट एसोसिएट्स है उसके जो ऑडिटर है वो दूसरे लोग हैं। सो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी? सो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मटेरियलिटी। मैंने ये जो 4 पॉइंट्स है इसको थोड़ा सिंपल भाषा में यहाँ पे कीवर्ड्स के फॉर्म में आपको बनाया है। आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो, आपके लास्ट डे ऑफ रिवीजन एग्जाम में काम में आने वाले हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई मटेरियलिटी क्या है। सो मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स, कि भाई मेरा जो जिस ए लिमिटेड का मैं ऑडिट कर रहा हूं, ए लिमिटेड का सपोज टर्नओवर है 100 करोड़ और बी सी डी लिमिटेड का टर्नओवर है 1 लाख करोड़। सो क्या मटेरियलिटी रहेगी? प्रिंसिपल ऑडिटर का डिग्री ऑफ नॉलेज क्या है? अब जब वो होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो उसको ज्ञान तो होना चाहिए कि भाई सब्सिडरी क्या धंधा करती है, क्या उसको नॉलेज है बिजनेस का, तो वो उसको एस्पेक्ट ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। सो सबसे पहला वो देखेगा मटेरियलिटी, दूसरा देखेगा वो नॉलेज ऑफ बिजनेस, तीसरा वो देखेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। सो तीसरा वो चीज देखेगा कि भाई सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि भाई मटेरियलिटी कितनी है, मेरी मटेरियलिटी कितनी है। दूसरा आई हैव टू चेक माई नॉलेज ऑफ सब्सिडरीज बिजनेस। तीसरा आई हैव टू चेक वेदर देयर इज एनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 चीजों से होता है, फ्रॉड या एरर। एंड एडिशनल प्रोसीजर, मुझे कितने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। सपोज
मैं जिस कंपनी का ऑडिटर हूं उनकी जो सब्सिडरीज है वो मटेरियल है टू द एफएस लेवल और उनका ऑडिटर है बिग 4, सो आई हैव टू कंसिडर कि भाई क्या मुझे एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो ये 4 चीजें मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये खाली एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना तो रखो, नहीं तो चलेगा, यू कैन मार्क इट एज रीड ओनली। लेकिन जो SA-600 का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है अभी थोड़ा सा ध्यान देना, 7 पॉइंट है और आपका SA-600 खत्म। ये खाली आपने 7 पॉइंट पढ़े और आपका SA-600 खत्म। मैं आपको परेशान नहीं करने वाला हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो सर, प्रिंसिपल ऑडिटर का क्या प्रोसीजर रहेगा जब मैंने ए लिमिटेड का एक्सेप्ट कर लिया एज एन ऑडिटर एक्सेप्टेंस? सो व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड फॉर ऑडिटिंग द कंपोनेंट? भाई क्या मैं उसकी बातों पे भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं कंपोनेंट ऑडिटर पे भरोसा कर सकता हूं? तो ये सारी बातें लिखी हुई है इसके अंदर। ये 7 पॉइंट है, थोड़े यहाँ पे ब्रीफिंग में दिए हुए हैं और आपके भाई ने शॉर्टकट किया है। शॉर्टकट बोले तो कीवर्ड्स को हाईलाइट, जिससे आपको लास्ट डे ऑफ रिवीजन ऑफ एग्जाम के अंदर आपको बड़ी ही मदद मिलेगी। 7 पॉइंट है, छोटे से बड़े से क्यूट से एकदम मेरी तरह आपके पॉइंट्स है, फटाफट याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? सो प्रिंसिपल ऑडिटर कैन विजिट कर सकता है एंड एग्जामिन कर सकता है क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ही कैन विजिट एंड एग्जामिन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सपोज कंपोनेंट ऑडिटर ने कामचोरी की है और प्रिंसिपल ऑडिटर को लगता है कि भाई इसने कामचोरी की है, अब तो मुझे ही जाके बुक्स देखनी पड़ेगी, तो ही कैन विजिट एंड एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब उसने विजिट कर ली और एग्जामिन कर सकता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वो नॉर्मल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अब सपोज चलो ये पॉसिबिलिटी तो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। दूसरा वो क्या कर सकता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देख सकता है। किसकी? ब्रांच ऑडिटर की। सपोज वो ICAI का मेंबर नहीं है तो इफ नॉट मेंबर ऑफ ICAI सो ही हैव टू चेक हिज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि भाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्यों चेक करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो जो बंदा है, जो ब्रांच ऑडिटर है, वो ICAI का मेंबर, तो सर ऑडिट कर सकता है बिल्कुल। फॉरेन के केस में, फॉरेन सब्सिडरी हो अगर किसी क्लाइंट की और वहां का जो ऑडिटर है वो CPA हो सकता है या CMA हो सकता है या जो भी है XYZ एज पर देयर लॉज एंड रेगुलेशन। अभी उसको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ही हैव टू मेक कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑडिटर को एक बार मीटिंग कर लेनी कि भाई तू मेरा भाई है, अपन दोनों भाई है, सो मैं तेरे को बता देता हूं कि क्या क्या स्पेशल कंसिडरेशन एरियाज होंगे जहां तुझे फोकस करना है। जैसे मैं और मेरा फ्रेंड है, जब हम लोगों ने CA फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैंने ये बोला कि यार तू मुझे बता दे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है FR के अंदर, और वो मुझे बताएगा कि मैं तुझे बताऊंगा कि SFM के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्पेशल कंसिडरेशन एरियाज कि जहां मुझे स्पेशली कंसिडर करना है, जहां मुझे लिख के सोल्व करना पड़ेगा। दूसरा हो गया डिस्क्लोजर फॉर इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन। एक सब्सिडरी माल बना रही है और दूसरा सब्सिडी माल बेच रही है। गुड्स एक बना रही है, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है और एक सेल आउट कर रही है। सो व्हाट आर द क्वांटम ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन? क्या उसका डिस्क्लोजर जरूरी है या नहीं? तीसरा, आई हैव टू कोऑर्डिनेट विथ कंपोनेंट ऑडिटर की भाई टाइम टेबल क्या रहेगा कंप्लीशन ऑफ ऑडिट का। सो अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े कि सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कि वो क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है एंड एग्जामिन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा, वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करेगा अगर वो ICAI का मेंबर नहीं होता है तो। तीसरा, वो ये चेक करेगा कि कोऑर्डिनेशन करेगा कि भाई स्पेशल कंसिडरेशन के एरियाज कौन कौन से हैं एंड वेदर आई हैव टू मेक डिस्क्लोजर फॉर इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन एंड आई हैव टू गिव टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। सो दीज आर द कोऑर्डिनेशन। वो ये जो चार्ट है वो मैंने इसको इस फॉर्मेट में बनाया है, थोड़ा सा आपको इजी रहे, ठीक है। फिर 4th पॉइंट ये बोलता है कि भाई प्रिंसिपल ऑडिटर एक काम कर ले, तू उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जैसे तू मैनेजमेंट से लेता है वैसा का वैसा ही एक रिटर्न नोट या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले फ्रॉम द कंपोनेंट ऑडिटर की भाई उसने कंप्लाई किया है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग
रिक्वायरमेंट्स को। सो बेसिकली अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को उसने कंप्लाई किया है या नहीं। फिफ्थ, तू ये भी कर सकता है कि तू रिटर्न समरी देख सकता है ऑडिट प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म किए हैं। सपोज मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ इस टॉपिक को खत्म करने के बाद। ये 2 पॉइंट अपन और देख लेते हैं। फिर तू 6th पॉइंट क्या कर सकता है, तुझे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग डिस्कस करनी पड़ेगी ऑडिटर के साथ, अदर ऑडिटर के साथ। एंड एक 7वां पॉइंट ये है कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई करता है तो यू हैव टू एंश्योर कि यू हैव टू डॉक्यूमेंट कि भाई तूने कैसे उस क्वालिफिकेशन को एड्रेस किया। अगर उसने क्वालिफाई किया और तेरे एफएस लेवल पे, तेरे कंसोल लेवल पे क्या वो क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, वेदर यू हैव टू क्वालिफाई और इट विल बी फाइन इफ यू विल नॉट क्वालिफाई। सो 7 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, फटाफट मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको याद करके ही जाना पड़ेगा कि सबसे पहले वो विजिट एंड एग्जामिन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट, दूसरा वो देखेगा प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर, थर्ड वन इज ही विल कोऑर्डिनेट विद फॉर स्पेशल कंसिडरेशन एरियाज, डिस्क्लोजर फॉर इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन एंड ही विल आस्क फॉर टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। He can obtain written representation from other auditor regarding significant auditing, accounting and reporting requirements. He can also review written summary of other audit procedure that the other auditor have performed. He can discuss significant accounting, auditing or significant finding of other auditor. 7th, he will document procedure performed and conclusion reached. If other auditor have qualified the report, then he will document the how he has dealt in his own report. ये चीज वो करेगा। अभी देखो हम लोग प्रिंसिपली मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल सिनेरियो में। आपका ऐसे 600 खत्म हो गया, टेंशन मत लो। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब ब्रांच ऑडिटर या हम लोग सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर होते हैं तो होल्डिंग कंपनी से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि भाई आप लोगों को ब्रांच में खास ध्यान रखना है रेवेन्यू पे, क्योंकि वो फ्रॉड रिस्क एरिया, और परचेस पे आपको खास ध्यान रखना है। तो रेवेन्यू पे आपने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म की, तो एक है ना फॉर्म होता था बिग फोर में, या फिर जो अदर बिग फर्म्स है ना वो एक वर्ड में नोट देती है कि भाई उनके जो क्वेश्चनर आते हैं, उनके जो स्पेशल कंसिडरेशन एरियाज आते हैं जिनसे हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग किससे, प्रिंसिपल ऑडिटर से। सो हम वहां पे लिखते हैं कि भाई हम लोगों ने सेल्स में क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म की, तो एक रिव्यू मिल जाता है उसको कि भाई सेल्स में ब्रांच ऑडिटर ने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म की। सेल्स में जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, टॉप कस्टमर एनालिसिस, टॉप वेंडर एनालिसिस, सेल्स की टेस्टिंग कर सकता हूँ, इनवॉइस टेस्टिंग, ईवे बिल टेस्टिंग, आउटवर्ड बिल टेस्टिंग, और सेल्स को मैच किया मैंने एफएस के साथ, मैंने कट ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर चेक किया, मैंने कंप्लीटनेस के लिए मैंने इनवॉइस का चेक लगाया है, मैंने कट ऑफ प्रोसीजर किए हैं, और मैंने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखी है। ये सारे काम मैंने करे हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने को करनी है। इन्वेंट्री में मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, क्वांटिटी रिकंसिलेशन बनाया, ओपनिंग, परचेज, प्रोडक्शन या फिर सेल्स और इंटरनल कंजप्शन, गेन और लॉस एंड क्लोजिंग। सो दीज आर द प्रोसीजर विच आई हैव परफॉर्म। सो आपका यहाँ पे होता है एसएच 600 का काम तमाम, एसएच 600 का काम तमाम। लेकिन एक छोटा सा बढ़िया सा टॉपिक है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो क्या बोलता है कि भाई वर्क ऑफ अदर ऑडिटर कैन नॉट बी यूज्ड। अगर लगता है आपको कि भाई अदर ऑडिटर ने काम चोरी की है एंड वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिटर procedure, so you can directly qualify or disclaimer of opinion। तुम क्वालिफाई भी कर सकते हो रिपोर्ट या डिस्क्लेमर दे सकते हो अपनी रिपोर्ट में। अभी प्रिंसिपल ऑडिटर को जब क्वालिफिकेशन देनी है तो उसको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ध्यान में रखना है। सपोज मैं जिस कंपनी का, जैसे ए लिमिटेड है, उसका टर्नओवर 10,000 करोड़ एंड जिसकी जो सब्सिडरी है उसका जो अदर ऑडिटर है उसका टर्नओवर खाली 1 करोड़। सो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10,000 में तो वो कहीं दिखेगा भी नहीं। सो आई हैव टू टेक केयर अबाउट द मटेरियलिटी कंसेप्ट वाइल क्वालिफाइंग द रिपोर्ट। ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है। और आपका एसएच 600 खत्म हो गया। एसएच 600 में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोसीजर यू हैव टू परफॉर्म। अभी सर रिपोर्टिंग कंसिडरेशन हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी एक बढ़िया आता है कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो अगर प्रिंसिपल ऑडिटर सेम टू सेम जॉइंट ऑडिटर वाली बात है, जॉइंट ऑडिटर वाली बात है कि अगर हम लोगों ने काम बांट लिया है तो हम लोग इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर हम लोगों ने काम कोई स्पेसिफिक नहीं बांटा है तो हम लोग फुल्ली या जॉइंटली एंड सर्वली लायबल रहेंगे उस काम के लिए, उस एरिया के लिए। ये जॉइंट ऑडिटर से अलग क्यों है? क्योंकि जॉइंट ऑडिटर में क्या होता है कि भाई हम लोग करते हैं किसकी ऑडिट, एक ही एंटिटी एक ही होती है लेकिन उसके 2 अदर ऑडिटर। जैसे कि भाई एसेट तूने कर लिया, लाइबिलिटी मैंने कर ली, रेवेन्यू तूने कर लिया और
एक्सपेंसेस मैंने कर लिया। सो ये हो गया जॉइंट ऑडिटर की कहानी। लेकिन यहाँ होल्डिंग सब्सिडरी का खेल है, तो यहाँ पे ऐसे 600 एप्लीकेबल हो जाएगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, बढ़िया ही इंपॉर्टेंट, बढ़िया ही बहुत जोरदार है, सेम टू सेम है और सेम टू सेम इसी आंसर पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़नी है बढ़िया घर पे आराम से, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। सो मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट ना करूँ इसको पढ़ के। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है, लेकिन आप रीड कर सकते हो इसको आराम से, बहुत ही ईजी केस स्टडी है। अब अगला मेरा आता है एसए 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। हम लोगों ने अनदर ऑडिटर की बात की एसए 600 के अंदर, हम लोग जॉइंट ऑडिटर की बात करते हैं एसए 299 के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं सर इंटरनल ऑडिटर का क्या काम हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे उसका एसए 610। देखो ये एक तो ज्ञान दे रखा है इतने सारे बड़े बड़े पेजेस में, पूरा का पूरा ज्ञान दे रखा है, और बाजू में मैंने क्या किया है शॉर्टकट नहीं बोलूंगा मैं, एकदम जो लॉजिकल फॉर्म होता है ना, एकदम जो क्रक्स होता है, जो आपको लास्ट डे ऑफ रिवीजन ऑफ एग्जाम्स के अंदर काम आएगा। सो वीडियो पॉज करके आप ये लिख सकते हो, आपको ये ज्ञान काम में आने वाला है। सो एसओ 610 का मकसद क्या है, एसए 610 क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि काफी सारे ऑडिट प्रोसीजर होते हैं जो इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर सेम टू सेम फॉलो करता है या सेम टू सेम परफॉर्म करता है। अब सेम टू सेम परफॉर्म करेगा पॉपुलेशन वाई, प्रोसीजर वाई, तो रिजल्ट भी सेम आना है। तो क्या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करने की जरूरत है या नहीं, क्या मैं इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकता हूं ताकि मैं दूसरे एरियाज पे ध्यान दे सकूं। इसलिए आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया एसए 610। उसमें यह बोलता है कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर तू रेस्पॉन्सिबल तो सोल ही रहेगा, तू अकेला ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा ऑडिट ओपिनियन के लिए, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी इवन दो तू इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करता है या तो डायरेक्ट असिस्टेंस लेता है। लेकिन एसए 610 क्यों लेके आए, एसए 610 इसीलिए लेके आए कि तू किन कंडीशंस पे, व्हाट आर द कंडीशंस on which you can use the work of internal auditor and what is the necessary work effort you have to perform for obtaining sufficient and appropriate audit evidence। So हमको ये समझ आया कि एसए 610 क्यों लेके आए, एसए 610 का बेस क्या है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मैं एसए 610 है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 610। क्या मैं काम इंटरनल ऑडिटर का काम या डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर सकता हूं, क्या वर्क एडुकेट है और क्या अप्रोप्रिएटली डायरेक्टली सुपरवाइज एंड रिव्यू किया है, तो मुझे क्या चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो वेदर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये आपके एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। पूरी केस स्टडी बना दी भाई, इंटरनल ऑडिटर ने भी सेम प्रोसीजर परफॉर्म करी है और लास्ट में पूछ लिया क्या तुम एबीसी एसोसिएट्स का काम यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो वो आपको बताना है। सो एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर उसका काम यूज करना है, इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है, तो ही हैव टू इवेल्युएट। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द internal auditor and whether internal auditor has followed systematic and disciplined approach। so उसको 3 काम करने पड़ेंगे इंटरनल ऑडिटर फंक्शन का काम यूज करने के लिए। सर ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन कौन होता है, ये थोड़ा बता दो ना। सो इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है, जो परफॉर्म करता है अश्योरेंस, ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है ये मैं पढ़ रहा हूँ, परफॉर्म करता है अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग, परफॉर्म करता है क्या, परफॉर्म करता है अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज, evaluate and improve the effectiveness of entities governance, risk management and internal control procedure। so risk management entity का governance और internal control procedure को जो क्या करता है, मजबूत करता है, उसको बोलते हैं भाई हम internal audit। वैसा ऑर्गेनाइजेशन का ये भगवान होता है। सो उसको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब भी उसका इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करेगा, सो उसको 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट he have to ensure the objectivity, दूसरा competency एंड तीसरा systematic and disciplined approach। पास्ट ईयर एग्जाम में भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। सो OCS ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंसी एंड सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, ठीक है। या तुम ये बोल सकते हो कोर्स, या फिर तुम बोल सकते हो SCO, जो भी तुमको बोलना है वो बोल सकते हो। अभी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर तुम कैसे पता लगा सकते हो, सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या देख सकते हो तुम लोग, स्टेटस, बिग 4 है, बिग 6 है, बिग 10 है, बिग 20 है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस क्या है। दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या
जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उसका स्कोप है, वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। तीसरा, ओवरसाइट कितना है, TCWG उन पे कितना कंट्रोल लेके बैठा है कि भाई उनकी रिपोर्ट सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्कस करेंगे, फिर जो ऑडिट कमेटी वो डिस्कस करेगी, उसके बाद फाइनली प्रेजेंट होगी बोर्ड प्रेजेंटेशन के अंदर। कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड, भाई कोई स्कोप पे लिमिटेशन लगा रखी है कि भाई तुम लोग ये काम नहीं कर सकते, तुम लोग ये बंदों से नहीं मिल सकते या ऐसा कुछ। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, भाई आज अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, वैसे मैं वापस बता देता हूँ कि कॉम्पिटेंट हूँ या नहीं हूँ कैसे पता चलेगा। सिंस आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आई एम कॉम्पिटेंट टू टीच यू द ऑडिटिंग। क्यों? क्योंकि मेरे खून में क्या है, ऑडिट बसा हुआ है। सो अभी वैसा का वैसा ही, क्या मैं इंटरनल ऑडिटर का काम अगर यूज करना है तो उसके खून में बसा हुआ होना चाहिए क्या, ऑडिट, तो वो मेंबर है क्या प्रोफेशनल बॉडी का। दूसरा, आई हैव टू चेक वेदर ही हैज एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी, उसको क्या प्रॉपर नॉलेज है, ट्रेनिंग है, उसको प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग उसने ली है या नहीं ली है। सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच में मैं सिंपल सी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर क्या है। अब देखो क्या हायरार्की है कि सबसे पहले प्रिपेयर करता है, उसका काम दूसरा कोई रिव्यू करता है या नहीं, और उसके भी ऊपर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर्म की है या नहीं, और डॉक्यूमेंट इंटरनल ऑडिट प्रोसेस जो भी उन्होंने काम किया वो डॉक्यूमेंटेड है या नहीं। तो ये 3 चीजें मुझे ध्यान में रखनी है। सो अगर मुझे इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है तो मुझे OCS ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंसी एंड सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। ऑब्जेक्टिविटी में कहां से पता लगा सकता हूं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस हो गया, कॉन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ओवरसाइट कितना है TCWG का, और कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्शन ऑन scope of the management or scope of the internal auditor. What is the level of competency, member of professional body or adequate knowledge. Third one is quality control policies and procedure for systematic and disciplined approach. अभी एक थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि ऐसा कौन सा काम है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा काम है इंटरनल ऑडिटर का जो एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। ये जो एग्जांपल है सॉरी, ऐसा कौन सा इंटरनल ऑडिटर का काम है जो एक्सटर्नल ऑडिटर, बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिटर यूज कर सकता है। सो सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जब हम लोग IFC-FR पे रिपोर्ट देते हैं तो जो ऑपरेटिंग एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट वी विल चेक, बट ऑपरेटिंग एस्पेक्ट हम लोग इंटरनल ऑडिटर का यूज कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे कुछ प्रोसीजर जो इन्वॉल्व करते हैं लिमिटेड जजमेंट, जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ PPE है, वो ऑलरेडी शेड्यूल 2 में डिफाइन है। सो उन्होंने भी वहां से चेक करी होगी। सो वी कैन लीव इट टू दैट पर्सन कि भाई इंटरनल ऑडिटर ने चेक करा हुआ है, उन्होंने सर्टिफाई करा हुआ है, सो वी कैन असर्टेन फ्रॉम दैट। ऑब्जर्वेशन इन्वेंटरी काउंट का काफी बार इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में होता है, सो वी कैन रिलाई ऑन द इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है। ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना है कि भाई पेनल्टी वाले ट्रांजेक्शन कितने हैं, कोई ब्राइब वगैरह हुई है क्या, या कोई रिवर्सल के केसेस है तो वो कितने हैं, तो वो ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में एनालिसिस करके दे रखा है। सो वो हम लोग वो कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर जैसे कंप्लायंस होता है ना, जैसे एक तो लॉज एंड रेगुलेशन है जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं एफएस को, एक जो इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, वो ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने डिटेल में जाके एक चेक करा हुआ, तो वो हमको वापस चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई कंपोनेंट जो सिग्निफिकेंट नहीं हो ग्रुप में और उसका उन्होंने रिव्यू किया या ऑडिट किया, तो वो हम लोगों यूज कर सकते हैं। अभी एक चीज ध्यान में रखना कि एक चीज एक्सटर्नल ऑडिटर को जजमेंट, अगर जहां लगता है कि भाई सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, तो वो वहां पे इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं करेगा इन केसेस के अंदर। ये बेसिकली ये जो पेरा है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि इन केसेस में वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं करेगा जहां मोर जजमेंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व, मोर जजमेंट, ज्यादा जजमेंट है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, जैसे सेल्स हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस लेस है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है, नई फॉर्म है, अभी स्टार्ट हुई है और अभी इनको इंटरनल ऑडिट मिल गया। लेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इंटरनल ऑडिटर का, और कंपिटेंस नहीं है। सो बेसिकली पूरा उल्टा जो हम लोगों ने सीखा, कंपिटेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस नहीं है, ये CSO पूरा उल्टा हो गया। जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है और हायर RMM, 3 पॉइंट वो के वो, और हायर RMM एंड मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व। तो इस केसेस में हम लोग इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं कर सकते। अभी एक ध्यान में रखना
जब भी आप यूज़ कर रहे हो क्या इंटरनल ऑडिट का काम, आप अगर इंटरनल कर रहे हो इंटरनल ऑडिट का काम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा प्लान्ड यूज ऑफ वर्क आपको डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरा, आपको रीड कर लेनी है इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट्स। अगर आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहे हो तो ये फॉलोइंग स्टेप्स रहेंगे आपको एक तो प्लानिंग में बता देना पड़ेगा ऑलरेडी कि भाई ये काम मैं इंटरनल ऑडिटर का यूज करने वाला हूँ। देन आई हैव टू रीड माय इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट। फिर मुझे ये देखनी है कि भाई एडिक्वेसी चेक करनी है इंटरनल ऑडिट के फंक्शन की, कि भाई जो उन्होंने वर्क किया है वो एडिक्वेट है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ली है एंड अप्रोप्रिएट कंक्लूजन रीच किया है या नहीं। सो ये पूरा का पूरा बोलूँ तो मैं पूरा का पूरा एक समराइज्ड फॉर्म है। सो मैं यहाँ से अगर आपको पढ़ाता हूँ कि भाई जो वर्क है वो वर्क प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड है या नहीं, ठीक है ना। फिर मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि भाई जो रीजनेबल कंक्लूजन हम लोगों ने जो भी ड्रॉ किए वो उसके लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए हैं या नहीं लिए हैं, और जो भी कंक्लूजन है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और जो कंक्लूजन है और जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी है वो कंसिस्टेंट है विद रिजल्ट ऑफ द अदर वर्क परफॉर्म। सो ये चीजें मुझे ध्यान में रखनी है कि जो भाई वर्क है वो प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड है और डॉक्यूमेंटेड है। सो मैंने 3 चीजें देखी, अभी तक मैंने 3 चीजें देखी कि प्लानिंग में मुझे बता देना कि मैं क्या क्या काम यूज करने वाला हूँ, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में चेक कर सकता हूँ, रीड करना है, और एडिक्वेसी चेक करनी है मुझे इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन की, जो उन्होंने काम किया वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है या नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए और कंक्लूजन। सो ऑडिट पढ़ा रहा हूँ आपको, और क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है आपको, सॉरी फॉर देट, आई कैन कंट्रोल दैट वॉइस। सो हम लोगों ने 3 स्टेप पढ़े। अभी चौथा स्टेप है कि भाई ऑडिट प्रोसीजर क्या रेस्पॉन्सिवनेस है, ऑडिट प्रोसीजर का रेस्पॉन्सिवनेस। सो एक्सटर्नल ऑडिट का जो प्रोसीजर है वो क्या रेस्पॉन्सिव है या नहीं, कि भाई जो मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाए, तो अभी मुझे ऑडिट प्रोसीजर रेस्पॉन्सिव कब करेंगे कि भाई जब जजमेंट क्या होगा, कम होगा। जब जजमेंट है वो अमाउंट ऑफ जजमेंट पे डिपेंड करेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्टिविटी क्या है और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है। एक्सटर्नल ऑडिटर अगर कंक्लूड करता है कि इंटरनल ऑडिटर का जो फंक्शन है वो अप्रोप्रिएट है, तो उसको वो कंक्लूड करना है। अभी देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने काम हमको यूज करने का है, अभी हम लोगों ने काम यूज करा है, अभी हमको काम यूज करने का ही है। अब पहले तो हम लोगों ने ये इवेल्युएट कर लिया क्या हम काम यूज कर सकते हैं। अब हम लोगों को काम यूज करना है तो हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा उसका प्लानिंग, फिर हमको इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स उसकी पढ़नी पड़ेगी। तीसरा मुझे डिटरमाइन करनी पड़ेगी एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन की जो वर्क है, और वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या मैंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए हैं या नहीं लिए, एंड वेदर आई हैव रीच टू अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स। तो ये 3 चीजें मेरे को ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर मेरा ऑडिट प्रोसीजर है वो रेस्पॉन्सिवनेस है कि भाई वो रेस्पॉन्सिव कब होगा कि भाई अमाउंट ऑफ जजमेंट कितना इन्वॉल्व है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है। अब अगर एक्सटर्नल ऑडिटर कंक्लूड करता है कि भाई इंटरनल ऑडिटर का उसको कंक्लूड करना है कि इंटरनल ऑडिटर का काम अप्रोप्रिएट है या नहीं। सो यहाँ मैंने बाजू में जो ये है ना, ये कीवर्ड्स है। अब देखो यार, आईसीआई का मटेरियल पढ़ो और ऐसे सिंपल से नोट्स बना लो ना, तो आपका काम खत्म यार। मतलब आपको कोई रेफर बुक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो जब आईसीआई का एसएम यूज करते हो ना, तो पहली बात तो एक तो आपका कभी भी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, अब देखो आप अभी तो शॉर्टकट या शॉर्ट नोट्स पढ़ के पास हो जाओगे, लेकिन जब रियल वर्ल्ड लाइफ में आओगे, किसी चीज का इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा आपको तो आप नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली यही है कि बेयर एक्ट पढ़ो और खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाओगे ना तो यू विल बी ए बेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो एआईआर नहीं लाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ाई करके आपने खुद की नोटिंग करी है तो यू विल गेट मोर सक्सेसफुल इन लाइफ देन एआईआर। तो ये एक चीज ध्यान में रखना यार, बेयर एक्ट पढ़ने का मजा अलग है, खुद की नोटिंग निकालते हो। अब मैं जब ये लिखता हूँ ना तो मुझे बहुत मजा आता है, और एक्चुअली मैं ये लिखता था, मैं किसी वीडियो में आपको पब्लिश करूंगा पक्का, जो मेरी बुक है ना मैं उसके साइड में लिख लेता था। मैं पंकज गर्ग सर की बुक यूज करता था for as a reference for solving the past year examination question and all. So जब मैं पढ़ता था वो आईसीआई की एसएम पढ़ी मैंने, और जो क्वेश्चन सोल्व करता था ना तो मैं बाजू में नोटिंग कर लेता था कि यार इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है और इसका ये आंसर है और ये सारे कीवर्ड्स है। सो ये कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम को पूरा करने में, ठीक है ना।
ठीक है, चलो ज्ञान देंगे कभी आपको किसी और वीडियो के अंदर। अब क्या मैं डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर सकता हूँ क्या मैं डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर सकता हूँ क्या ऑडिटर का, इंटरनल ऑडिटर का? अब देखो, एक तो काम तो यूज करना एक अलग बात हो गई। अब मैंने यार बोला कि यार तू मेरा भाई है, तू ऑडिटर, मैं भी ऑडिटर, भाई भाई दोनों भाई भाई अपन, तो क्या तू मुझे थोड़ी हेल्प करेगा क्या मैं इंटरनल ऑडिटर की हेल्प ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? सो दो चीजें हैं। प्रोहिबिशन, देखो वैसे तो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोहिबिटेड ही है इंटरनल ऑडिटर से, लेकिन अगर आप इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस लेते हो प्रोहिबिटेड नहीं होगा इफ यू हैव इवेल्युएटेड, अगर आपने इवेल्युएशन किया कि भाई वो ऑब्जेक्टिविटी है उनमें और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है। अब यहाँ पे जो आपका सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच है वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, काम नहीं देख रहे हो, आप क्या ले रहे हो, उनकी हेल्प ले रहे हो। तो हेल्प में आप क्या देखोगे कि भाई उनका स्टेटस क्या है, क्या वो हमारे लायक है या नहीं, हमारे बराबरी के है या नहीं है, और उनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस कितना है। ठीक है, व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस? सो no prohibition if evaluation is made against their objectivity and what is the level of competence, कि भाई उनमें वो कितने competent है। सो फैक्टर फॉर इवेल्यूशन, अब आपको इवेल्युएट करना है ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, तो ये फैक्टर रहेंगे इवेल्यूएशन के लिए। एक तो उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस हो गया, दूसरा क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सपोर्ट कर रही है ऑब्जेक्टिविटी को, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप क्या है और एंटिटीज है। अभी सपोज उनके फैमिली रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आपकी लग जाएगी, क्योंकि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो और आप इंडिपेंडेंट हो टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपने इसकी हेल्प ली तो वो आपके सर पे हाथ फेर के चला जाएगा। एसोसिएशन विथ डिवीजन और डिपार्टमेंट, भाई मेल मिलाप कितना है इनका, और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि अगर आप उनकी हेल्प ले रहे हो तो पहले आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंट है या नहीं। अभी आपको इवेल्युएशन करना है, तो ये फैक्टर कुछ फैक्टर्स है जो आपको असिस्ट करेंगे। सबसे पहला होगा कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस, जो जिस टीम की आप हेल्प ले रहे हो उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, क्या वो बिग 4 से है, बिग 6 से या बिग 20 फर्म से। दूसरा, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर उन्होंने क्या अडोप्ट करी है, क्या उनका ऑब्जेक्टिविटी है, फैमिली एंड बिजनेस रिलेशनशिप है उनका, एसोसिएशन है डिपार्टमेंट के साथ, एंड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेगा अगर ऑब्जेक्टिविटी और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस उसको नहीं मिला तो, सिंपल सी बात है। सो घुमा फिरा के ये लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, इन दो चीजों पे ही घूम फिर के ये क्वेश्चन है। सो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखो मैंने बढ़िया सा आपके हिसाब से मैंने कीवर्ड्स अपने हिसाब से बेस्ट कीवर्ड, मतलब इतने इससे कंसाइज तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे कंसाइज ऑडिट हो नहीं सकती, आई डोंट थिंक सो। अगर इससे कंसाइज होती है तो यू कैन, आई डोंट माइंड मतलब। सो एक्सटर्नल ऑडिटर यूज नहीं करेगा डायरेक्ट असिस्टेंस अगर सिग्निफिकेंट थ्रेट है किसका, ऑब्जेक्टिविटी का और कॉम्पिटेंसी का लेवल कम है। ठीक है, अब उसको ये चीज ध्यान में रखना कि भाई सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, तब भी वो नहीं लेगा, ना वो क्या लेगा, वर्क यूज करेगा, और ना ही वो क्या लेगा, डायरेक्ट असिस्टेंस। हायर आरएम में अगर वर्क रिपोर्ट नहीं कर रहे टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को, और एंगेजमेंट जो एक्सटर्नल ऑडिटर का जो ऐसे रिलेटेड काम है वो, ठीक है ना, इन चीज़ों में वो डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेगा अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है वो लोग, कॉम्पिटेंसी नहीं है उनके अंदर बिल्कुल भी, जो काम है उसके अंदर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा है, वर्क रिपोर्ट हो रहा है टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को, तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन जा सकती है, वो प्ले कर सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और एंटिटी के जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसका जो काम है वो स्टैंडर्ड्स ऑन पर्टिकुलर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऐसे उससे रिलेटेड काम है, तो वहां पे वो उसको डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी है। तो मैंने 3.30 पेज पे अपन लोग पहुंच चुके हैं। रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर, रीड ओनली कर दो या काट ही देने का बिंदास। बहुत ही बढ़िया सा इलस्ट्रेशन 5 है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 है, बड़ा ही ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको, पढ़ो यहाँ से, रीड करो और आपको आंसर करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, सो आई विल नॉट टेक इट एज इन अवर क्लास। इलस्ट्रेशन 1 है, ये भी काफी इजी है कि भाई हम लोगों को इंटरनल ऑडिटर का काम है, तो अगर हमको यूज करना है तो कब क्या क्या यूज करेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखेंगे और सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। अगर हमको नहीं करना है तो हम लोग देखेंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सफिशिएंट कॉम्पिटेंस नहीं है और सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच नहीं है। सो आपका यहाँ पे होता है ऐसे 610 खत्म। सो हम लोगों ने ऐसे 600 पढ़ा, 610 पढ़ा, 620 मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना ही रखूँ। इस
इसके बाद जो जबरदस्त ऐसे 620 भी बड़ा ही जबरदस्त ऐसे है, और इसके जो बाद वाला ऐसे बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही डेंजरस, बड़ा ही पॉइजनस ऐसे है, उसका नाम है ऐसे 540। डरना मत, आपका भाई आपके साथ है। बड़ा ही शॉर्ट नोट्स और कंसाइज नोट्स में आपको सारे के सारे एसेज, सारी की सारी ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ा देगा। एक प्रोफेशनल अपडेट, एक करियर अपडेट देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। मेरा अनअकैडमी में सिलेक्शन हो गया है एज ए एजुकेटर फॉर आई थिंक 2 मंथ्स इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो अगर मुझे वहाँ पे वीडियो अपलोड करना पड़ा तो 100 आवर्स के लाइक आपको ऑडिट का कोर्स फ्री में, एकदम फोकट में, आपको बिना पैसे के आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा मेरे ही वीडियोस का। सो वहीं पे मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। शायद मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ना मिले, लेकिन आपको मेरे अनअकैडमी चैनल पे मिल जाएगा। सॉरी, अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी तो हम लोग इसी पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब से भी वो सेशन स्टार्ट हो गए सो आई विल इन्फॉर्म। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 का पेज नंबर 3.30, सॉरी बेसिकली 3.32 तक हमारा खत्म होता है। अगले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जोरदार तरीके से ऐसे 620। सो हम लोगों ने 600 पढ़ा, 610 पढ़ा, और ऑडिट एग्जीक्यूशन जो हम लोगों ने बोला कि निकल यहाँ से, हम लोगों को नहीं पढ़ना तुझे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर बढ़िया से पसंद आता है, देखो यार, लाइक करे बिना मत जाना। लाइक करके जाओगे ना, एक अलग मजा आएगा, आपको सारा का सारा याद रहेगा। अगर लाइक करे बिना गए तो आपने जितना भी ये वीडियो देखा है आपको याद नहीं रहने वाला है। सो लाइक करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो करना ही करना। सब्सक्राइब करोगे तो आपको बढ़िया सा गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। क्या गिफ्ट मिलेगा आपको? ऑडिटिंग के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। रीजन भी, आप जितने सब्सक्राइबर बढ़ाओगे उतना मेरे को मोटिवेशन होगा कि यार मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। होप यू आर डूइंग द बेस्ट। थैंक यू।